हेलो बच्चों। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 की धमाकेदार शुरुआत के साथ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मुझे पता है लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स बोलते हैं ये चैप्टर बहुत ही लंबा है और फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे आपके एनसीईआरटी वालों ने दिए हुए हैं, बट बहुत ही इजी है। आप ये चैप्टर पूरा देखोगे ना, ये वीडियो पूरी की पूरी, तो आप ऐसा चुटकी बजाते ही ये सॉल्यूशंस करोगे पूरे के पूरे। आपको जो 3.1 3.2 और सभी जो दिए हैं ना वो वाले। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप आई बटन पे जाके एक बार देख लीजिए। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर 1 और 2 पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया है। आपको उसकी लिंक यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके एक बार देख लेना, क्योंकि वहाँ पे जाके यहाँ पे आओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों? तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो, सबसे पहले हमें इस चैप्टर को थोड़ा समझते हैं। ये जो है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं। देखो, आपको पता है लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है? आपके चैप्टर नंबर 2 में मैंने पूरा समझा दिया था लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है। लीनियर पोलिनोमियल मीन्स ऐसी पोलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो। देखो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x+3। मैंने ये पोलिनोमियल लिख दी और इसकी पावर क्या है? देखो 1, तो इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे क्या है? लीनियर इक्वेशंस। अब इक्वेशंस क्या आ गया भला? तो देखो, लीनियर इक्वेशन यानी जो ये जो होता है ना, उसके इक्वल टू में आप अगर 0 रख दो तो ये जो मिलता है ना, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन यानी कि इक्वल टू का साइन आता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। जिसकी लीनियर यानी जिसकी x की सबसे बड़ी पावर 1 हो और इक्वेशन यानी इक्वल टू में 0 हो, या फिर कोई भी कांस्टेंट हो, ऐसा। तो देखो, ये तो हमने जान लिया। अब इस इक्वेशंस यानी कि एक से ज्यादा इक्वेशंस, ऐसे 2-3 आप ले सकते हो, ऐसे x+5 2x+5 = 0, ऐसे 2-3 एग्जांपल ले सकते हो। ये जो होता है ना, उसको ये एक और दो, तो ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशंस यानी 2 इक्वेशंस। अब देखो, इन टू वेरिएबल यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिया था चैप्टर नंबर 2 में? सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात की थी, वो क्या था? x। अब यहाँ पे हमें एक दूसरा वेरिएबल को ऐड करना होगा, तो दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं y। तो y ऐसे मैंने ऐड कर दिया, तो ये बन गया 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ऐड कर देते हैं 2y प्लस, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हो गया ना? कितना इजी था। अब देखो, पैर किसे बोलते हैं? तो ये जो एक साथ है ना, तो उसे पैर बोलते हैं। यानी कि हमारा जो जूता चंपल की पैर होती है, वो हमेशा एक पैर में ही आती है ना, दो चीजें। वैसे ही जो हमारे जो क्रिकेट खेलते हैं ना, वो उसके ग्लव्स की जो पैर होती है वो भी एक साथ में ही आते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे एक पैर है, ये दोनों एक साथ जब लिखे जाते हैं उसके पैर बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा कि भैया हमारा जो ये जो चैप्टर का नाम है ना, ये कहना क्या चाहता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि कुछ ऐसा हमें कहना चाहता है। आपके वो जो एक्सरसाइज में एग्जाम्पल आएंगे ना, वो कुछ इस तरह के होंगे। ऐसे 2 लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे और आपको कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने को बोला होगा, या फिर x और y की वैल्यू निकालने को बोला होगा, कुछ अलग अलग तरीके से। बस यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो इक्वेशंस होता है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को बोलते हैं हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अब देखो, आपको एग्जांपल में कुछ ऐसा दिया होगा कि भैया 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर 2x प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 की जगह पे मैं 8 ले लेता हूँ, देखो 8। तो देखो, हमें ऐसा कुछ दिया होगा ना एग्जांपल्स में, तब इसके ऊपर से हमें यहाँ पे है ना a1 b1 c1 ये फाइंड करना होगा। तो हम डायरेक्टली इसको कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे इसके साथ कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हमें मिल जाएगा। इसे बोलते हैं क्या, x का जो कोफिशिएंट होता है ना, ये देखो इसे बोलते हैं a1, इसे बोलते हैं b1, इसे बोलते हैं c1। ये आ गया हमारा a2, ये हमारा b2, ये हमारा आ गया b2, और ये हमारा c2। आपको सभी की वैल्यू पता हो गई। चलो ठीक है, बस आप ये याद रखना कि ये जो दो इक्वेशंस होते हैं ना, उसमें ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये b1 होता है, ये b2 होता है, ये c1 होता है, ये c2 होता है। बस ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि ये क्या होते हैं और ये इसमें इन सभी की वैल्यू को क्या बोलते हैं। तो अब देखो, आगे x और y की वैल्यू भी तो निकालनी है ना। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने दो तकनीकें दी है। तो देखो, हम दोनों ही तकनीकों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहले फर्स्ट वाली क्या है, फर्स्ट वाली तो हमें ग्राफ की मदद से हमें x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ग्राफ की मदद से। और दूसरी वाली में क्या है कि ग्राफ के बिना, ग्राफ के बिना, ग्राफ के बिना भी हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे जो हमें क्वेश्चन दिया हो ना उसमें से। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा ग्राफ की मदद से कैसे निकाले। ग्राफ में 3 कंडीशन आती है। हमारे जो ये है ना, ये दो इक्वेशंस, उसका हम जब ग्राफ करते हैं ना, उसको प्लॉट करते हैं ना ग्राफ के रूप में, तो 3 कंडीशन आती है। देखो तीनों की तीनों मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो पहली कंडीशन क्या आती है, ये होता है ना जो पहला इक्वेशन, मैं मान लेता हूँ, चलो ना मान लो, उसका जो ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स आपको पता ही है लीनियर इक्वेशन होता है ना, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो ये मैंने ऐसा लिख दिया। और दूसरा जो होता है ना, मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। ये पहली कंडीशन, ये जो दो इक्वेशंस है ना, उसका मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये पहली कंडीशन है। कुछ इस तरह से हो सकते हैं या फिर कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। ये पहली वाली लाइन, और उसके ऊपर ही ये दूसरी वाली लाइन, उसके ऊपर ही दूसरी वाली लाइन, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, क्यों नहीं हो सकता। और ये तीसरी वाली कंडीशन देखो, पैरेलल, दोनों पैरेलल हो सकती है। तो ये 3 कंडीशन होती है। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको जो आगे मैं सिखाने जा रहा हूँ ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ अच्छी तरह से इसको समझ लेना। तो देखो, इस वाले कंडीशन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसी जो कंडीशन बनती है ना, उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी जो कंडीशन बनती है ना, जैसे दो लाइन एक के ऊपर एक हो, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। पता चल गया आपको, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। और ये जो होती है ना
एक दूसरे को काटती ही नहीं है या पैरेलल होती है, उसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस ऐसे। तो जो ये 3 कंडीशन है, अब इन 3 कंडीशन में आपको वैल्यूज कितनी मिलेगी एक्स और वाई की? तो देखो इस कंडीशन में ओनली एंड ओनली वन वैल्यू मिलेगी, वन ही वैल्यू, इसी एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वही हमारी सॉल्यूशंस होगा। सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे? एक ही मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो इस कंडीशन में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। देखो एक दूसरे को सभी पॉइंट पे काट रही है। देखो यहाँ पे 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 सभी जगह पे काट रही है, यानी कि बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं ऐसे। और इस कंडीशन में क्या, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी काटेंगी ही नहीं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकती। ऐसे सीधे 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 चले जाएगी दोनों, ऐसे सीधे 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 ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब देखो जब हमें सॉल्यूशंस मिलता है ना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ऐसे यहाँ पे देखो एक सॉल्यूशन मिला तो इसे बोल लो आप कंसिस्टेंट। ऐसे यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिले? बहुत सारे सॉल्यूशंस तो मिलते हैं ना, तो इसे भी बोल दो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। यहाँ पे क्या मिला? सॉल्यूशन ही नहीं मिला, तो इसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ऐसे इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो देखो इस ग्राफ की मदद से हम कितनी सारी वैल्यूज को जान सकते हैं। हम बता सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होती है, सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, एक सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं, और हमारे जो दो इक्वेशन दिए होते हैं ना, वो दो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। बहुत ये जो दो इक्वेशन दिए होते हैं ना, वो दो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ग्राफ के ऊपर से फाइंड कर सकते हैं। देखो ऐसा मिला तो ये दोनों होगा, ऐसा मिला तो ये दोनों होगा, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। हमारे साइंटिस्टों ने कुछ ऐसा ढूंढा है कि ऐसे दो चीज़ें फाइंड करो और ये पूरा का पूरा ऊपर का ऐसे आप ऐसे ही पता लगा सकते हो इन दोनों की वैल्यूज के ऊपर से। तो ये क्या होता है? तो देखो A1 अपॉन A2 इक्वल टू दिस नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप बोल सकते हो कि ये जो दो इक्वेशंस है ना, ये दो इक्वेशंस ये कंसिस्टेंट है, उनका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, और इनका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो इंटरसेक्टिंग लाइन ही मिलेगी। बस इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, तो ये तीनों को आप आसानी से बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, तो देखो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। आपको ये तो पता है ना A1 और B1 क्या होता है, मैंने आपको आगे पढ़ाया। देखो ये होता है हमारा A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, यानी ये दोनों सभी। देखो इन तीनों की वैल्यूज अगर तीनों ही इक्वल टू में आ गए तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन वो कंसिस्टेंट है, और ये दोनों इक्वेशंस की जो आंसर मिलेंगे ना, सॉल्यूशन, वो इनफाइनाइट आंसर मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, और उसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो वो होगा कंसिस्टेंट लाइन। तो इस वाली कंडीशन में अब देख लेते हैं क्या है। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन मिलेगा, और पैरेलल लाइन उसके ग्राफ में आपको देखने को मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, जो मैंने ये बताया ना अभी, ये चीज़ें
वो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है ना, पूरी की पूरी इसके बेस पे ही है। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लो पहले तो। ये जो होता है ना, तब आपको बोल सकते हो ऐसे ऐसे और ऐसे। ये अगर सेटिस्फाई होता है तो आप बोल सकते हो ऐसे ऐसे और ऐसे। ये सेटिस्फाई होगा तो आप बोल सकते हो ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो देखो क्या है उसमें। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि हमें ये जो है ना उसका आंसर ग्राफ की मदद से फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। देखो क्या है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took a part in a mathematics quiz। यानी कि जो 10 बच्चे हैं क्लास 10 के, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। ओके, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी कि गर्ल्स 4 ज्यादा है, बॉयज से ज्यादा है 4। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। हमें क्या पता करना है कि कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया होगा, कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया होगा, वो ढूंढना है। पहले तो हमें लिख लेता हूँ, एक्स गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था, वाई बॉयज ने पार्टिसिपेट किया था, ऐसे। तो देखो, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स। यानी कि एक्स गर्ल्स थी जिसने मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट लिया था। अब लेते लेता हूँ दी नंबर ऑफ बॉयज, वाई ले लेता हूँ इसको। यानी कि वही बच्चे थे, लड़के थे जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया था। तो कुल टोटल कितने बच्चे थे देखो, 10। यानी कि गर्ल्स और बॉयज को दोनों को मिला के कितने बच्चे हुए, 10 बच्चे हुए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, गर्ल्स यानी कि एक्स और बॉयज यानी कि वाई, उन दोनों को मिला के कितने बच्चे हुए, 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया था। तो देखो हमारा पहला इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। कितना इजी था देखो। अब आता है दूसरा इक्वेशन। ये कहाँ से निकलेगा, तो इससे देखो, गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो पहले तो आप ऐसे लिख दो, ऐसे गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे दोनों के बीच में इक्वल टू। अब क्या है देखो, गर्ल्स इज 4 मोर देन, यानी कि ये जो गर्ल्स का पलड़ा है ना वो थोड़ा भारी है। यानी कि गर्ल्स में 4 ज्यादा है। तो देखो, गर्ल्स यहाँ पे है और बॉयज यहाँ पे है। गर्ल्स का पलड़ा थोड़ा भारी है, 4 ज्यादा है ना, इसलिए। अब दोनों को इक्वल टू में लाना है तो क्या करेंगे, बॉयज भी 4 ज्यादा करने पड़ेंगे ना, तो प्लस 4 बॉयज। अब दोनों का पलड़ा सेम हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम ऐसे इस इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, दोनों इक्वेशन हमें मिल गए। ये y को मैं इस साइड ला देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यू हम ग्राफ की मदद से ढूंढना है बस। तो पहले तो हमें ग्राफ के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए ना। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं x5 लूँ, x5 लूँ तो y क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। आपको पता है, देखो आप रफ में ऐसा सॉल्व भी कर सकते हो। देखो मैंने x की वैल्यू 5 ली तो प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y कितना हुआ, 10 माइनस 5, यानी कि y भी 5 मिल गया। तो मैंने लिख दिया। देखो अब x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 7, 3 ले लेता हूँ। x की वैल्यू मैंने 3 ले ली, तो देखो 3 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इसको ऐसे भेज दो और y की वैल्यू मिल गई 7। तो यहाँ पे मैं लिख दी मैंने 7। ऐसे ही इस साइड करना है, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे लिख देना है। तो देखो पहले तो x में ले लेता हूँ 1, x में ले लेता हूँ 1, तो y मुझे क्या मिला, x मैंने ले लिया 1, तो y मुझे क्या मिला देखो, 4 को इस साइड भेज दो, तो ऐसे
y यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे y प्लस और -3 इक्वल टू y, यानी x मैंने 1 लिया तो y मुझे -3 मिला। और अब देखो y में 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 तो क्या x 4 मिल गया, तो कितना इजी था देखो। अब आप ऐसे 2-3 लो तो भी चलेगा, मैं तीसरा भी ले लेता हूँ। देखो मैं 1 ले लेता हूँ, y मैंने 1 ले लिया तो इस साइड भेज जाएगा तो +1 यानी कि 5, x मुझे 5 मिल जाएगा ऐसे। तो आप 2-3 लो, 2 लो तो भी चलेगा, 3 लो तो भी चलेगा, नो डाउट। अब देखो हम ग्राफ में सभी की वैल्यू प्लॉट कर देते हैं। पहले तो क्या है देखो 5 5, तो पहले ये 5 है x एक्सिस पे और यहाँ पे y एक्सिस पे भी 5 है, तो पहला पॉइंट मुझे ये मिल गया है। अब दूसरा वाला क्या है 3 7, यानी x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 7, यानी कि ये दूसरा पॉइंट मुझे ये मिल गया है। अब इन दोनों के बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, देखो बहुत इजी है, ऐसे मैं लाइन खींच दूंगा। तो ये जो पहली वाली लाइन मिली ना वो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली थी। अब दूसरी वाली को देखते हैं, देखो यहाँ पे y0 और x4, y0 और x4 यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है बच्चों, आपको ये तो पता होगा ना, y ऐसे y यहाँ पे 0 होता है y एक्सिस पे ये, और x एक्सिस पे ये 4, तो ये पॉइंट हुआ। अब देख तो x5 y1, x एक्सिस पे 5 और y1 ये रहा, तो यहाँ पे हम ऐसे पॉइंट लिख लेते हैं। अब इन दोनों में से रेखा खींच देंगे ऐसे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दोनों लाइंस किस जगह जगह पे एक दूसरे को काट रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट क्या था देखो, यहाँ पे था 7, यानी कि 7 और y एक्सिस पे क्या था 3, तो ये 3, यानी कि हम 7 और 3 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इस लाइन को हम बोलते हैं ये वाली x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4 ऐसे। तो ये हमारा x और ये हमारा y, x की वैल्यू मुझे मिल गई, y की वैल्यू मुझे मिल गई। ऐसे स्मॉल में ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, एंस x की वैल्यू ऐसे पूरा लिखो तो भी चलेगा, ऐसे ये है ना, ये ऐसे पूरा लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। मैं पूरा लिख देता हूँ, देखो द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स मुझे क्या मिला, देखो x की वैल्यू मुझे 7 मिली, तो ये 7, और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई की वैल्यू मुझे मिल गई 3, तो ये मैंने लिख दिया 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो देखो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and that the one pen. यानी कि हमें एक पेंसिल और एक पेन की वैल्यू को पता करना है। तो पहले तो हम ये एक पेंसिल की वैल्यू को मैं x मान लेता हूँ, द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज y, पेन की वैल्यू को मैं y ले लेता हूँ, एक पेन की वैल्यू को y मैंने बोल दिया। तो देखो अब इक्वेशंस कैसे बनेंगे, देखो 5 पेंसिल की मैंने क्या बोला था x, तो 5 पेंसिल की जगह पे मैं x लिख देता हूँ ऐसे, 5 पेंसिल की जगह पे मैंने x लिख दिया, फिर प्लस 7, ये लिखा मैंने 7, पेन की जगह पे क्या था y, तो मैंने y लिख दिया। टुगेदर कॉस्ट यानी कि इन सभी का कॉस्ट क्या था 50 रुपीज, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। कितना इजी था। ऐसा ही हम दूसरा वाला निकाल सकते हैं, देखो 7 यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, पेंसिल यानी पेंसिल को मैंने बोला x, फिर आ गया 5 पेन, 5 पेन की जगह पे y, टुगेदर कॉस्ट 46, इन सभी का कॉस्ट हो गया 46, तो ये मुझे मिल गया सेकंड इक्वेशन। कितना इजी था। तो इनका अब हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। देखो ग्राफ में क्या आएगा, तो पहले
हमें x और y की वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा। मैं y 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे x क्या मिलेगा 15/5 यानी कि 10 मुझे मिल जाएगा। फिर मैं y 5 ले लेता हूँ, y की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा देखो 5x प्लस 5 7 35 इक्वल टू 17। फिर 17 में से 35 को निकालो तो यहाँ पे फ्रेंड्स 17 नहीं है 15 है, देखो 15 है 15 है। 15 में से 35 को निकालो तो क्या बचा 15, और 15 5 को नीचे ऐसे ला दो तो 3 3 5 5 कट गया है, 3 बचा, तो x की वैल्यू मुझे 3 मिल गई। ऐसे ऐसे मैं ये दो कोऑर्डिनेट्स को निकाल दूंगा। पहले तो मैं 5 और y की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, तो देखो क्या हुआ 7x प्लस यहाँ पे 5 5 5 इज 25 इक्वल टू 46, यानी 25 को मैं इस साइड ले लेता हूँ और 46 माइनस 21 हो जाएगा। और ये 7x 7 को मैं ऐसे डिनोमिनेटर में ला दूंगा, सो 7 3 ज़ा 21 यानी 7 7 कटा और 3 बचा, x की वैल्यू 3 ऐसे मुझे मिल गई। अब मैं y के साथ नेगेटिव में ले लेता हूँ, तो ऐसा कट जाएगा ना, इसलिए देखो y नेगेटिव में ले लेता हूँ यानी कि -2 ले लेता हूँ। देखो -2 तो क्या होगा, y मैंने -2 ले लिया तो 7x प्लस 5 y की जगह पे -2 इक्वल टू 46 ऐसा हो जाएगा। तो देखो 7x 5 2 ज़ा 10 46 7x इक्वल टू 46, यहाँ पे 10 इस साइड आ जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो ऐसे 56। तो यहाँ पे 7 को नीचे ला दो ऐसे, और x की वैल्यू मुझे मिल गई 8, क्योंकि 8 7 जा 56 होता है, तो मुझे यहाँ पे 8 मिल गया है। तो इन दोनों की वैल्यूज को अब हम ग्राफ पेपर के अंदर प्लॉट कर देंगे। देखो x की जगह पे मैं 10 लेता हूँ और y 0, ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। x हमारा क्या था 10 ये, और y क्या था 0, यहाँ पे देखो नीचे 0, तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा क्या है देखो x3 y5, x की जगह पे 3 और y 5 यानी कि ये वाला। अब इन दोनों में से एक लाइन खींच दूंगा मैं। तो देखो मैंने लाइन खींच दी है इन दोनों में से ऐसे। फ्रेंड्स आपको स्केल का यूज करना है, ठीक है। अभी मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही मैं लिख लेता हूँ, ऐसे पेन से काम चला रहा हूँ, पर आपको स्केल का यूज करना है। इस वाली की लाइन को हम क्या बोलते हैं देखो ये, तो इसका पूरा नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x प्लस 7y 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये हो गया। अब देखो इस वाले का काम करते हैं। x क्या है 3, y है 5, x की जगह पे 3 y की जगह पे 5, ये वाला कोऑर्डिनेट ही मिल गया देखो फिर से, ये वाला कोऑर्डिनेट। और आगे क्या है देखो x 8 y -2, x की जगह पे 8 ले लेता हूँ और y -2 यानी ये दूसरा कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों पॉइंट के अंदर से मैं एक लाइन खींच दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस जगह पे काट रही है, इस वाले पॉइंट पे काट रही है ना, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया x और y की वैल्यू। यानी ये वाला पॉइंट क्या है देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू है 5, तो ये वाला पॉइंट हमारा x और y की वैल्यू हो गया, यानी कि x हमारा 3 होगा। x क्या था x यानी पेंसिल, पेंसिल की वैल्यू 3 होगी, और y की वैल्यू क्या है देखो 5, यानी y हमारा 5 होगा, एक पेन की वैल्यू 5 होगी, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो दिस वन, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। डियर फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, तो ये जो दो इक्वेशंस दिए हैं ना लीनियर इक्वेशंस,
वो उसको जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे ना वो कैसा होगा वो हमें पता करना है। पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा, वो हमें ढूंढना है। इसके लिए हमें यूज क्या करना है, इसका जो रेशियो है ना ये इसका यूज करना है और फाइंड करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने शुरुआत में ही आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया था। ये जो है ना इसके ऊपर से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं। फिर इसके ऊपर से भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसके ऊपर से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ आपने अगर ये नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके ये पूरा का पूरा अब कर लो, क्योंकि इससे आगे जो एग्जाम्पल आने वाले हैं ना उसमें यही होगा सभी एग्जाम्पल में। देखो इसके ऊपर से हमें ये ढूंढना है, अब थोड़ी देर के बाद क्या आएगा, इसके ऊपर से ये ढूंढना है, ऐसा आएगा, फिर इसके ऊपर से ये ढूंढना है, ऐसा आएगा। बस यही एग्जाम्पल आने वाले हैं पूरी एक्सरसाइज में। तो प्लीज डियर फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं किया तो इसे एक बार फिर से याद कर लो। ये होता है तब ये तीनों हम बोलते हैं, ये सेटिस्फाई होता है तो हम ये तीनों बोलते हैं, अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो हम ये तीनों बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम शुरू करते हैं। पहले तो क्या है, इक्वल टू हियर। देखो हमें A1 अपन A2 यानी कि हमें A1 A2 फिर B1 B2 C1 C2 उस सब की वैल्यू तो चाहिए ना। तो उसके लिए हम इसको हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसके साथ कंपेयर करेंगे। देखो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे जिससे हमें A1 B1 C1 सभी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो A1 की वैल्यू है 5, B1 की वैल्यू है -4, C1 की वैल्यू है 8। ऐसे ऐसे ही हम नीचे कंपेयर कर देंगे। A2 की वैल्यू है 7, B2 की वैल्यू है 6, C2 की वैल्यू है -9। ऐसे फ्रेंड्स, आप ऐसे नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, इसका कोई मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, तो देखो हमें A1 और सब कुछ मिल गया, हम ये ऐसे रेशियो निकाल देंगे। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 की तो चलो ना हम निकाल देते हैं, C1 अपॉन C2 इक्वल टू A1 की वैल्यू है 5 अपॉन 7, B1 की वैल्यू है -4 अपॉन 6, C1 की वैल्यू है -8 अपॉन -9। तो ये क्या होगा 7, इसको तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे 3 2 2 2 यानी 2 से 2 कटेगा तो -2 और 3 -2/3 ऐसा बचा। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो बच्चों। देखो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इसकी वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हम ये बोल देंगे A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू सेम है ही नहीं, तो हमारी ये दो लाइनें हैं क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देंगे। देखो गिवन लीनियर इक्वेशन आर, ये हमारी सेटिस्फाई हुई ये वाली, तो हम क्या बोल देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग। बस खत्म हो गया हमारा एग्जाम्पल। कितना इजी था। यहाँ पे देखो ये C1 अपन C2 की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये सेटिस्फाई हो गया, तो हमें ये लिख लिए ऐसे। तो डियर फ्रेंड्स, हमें सभी एग्जाम्पल में ऐसा ही करना है। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ही सेम कर देंगे। देखो हियर पहले तो हमें क्या A1 A2 सभी की वैल्यू निकालनी होगी ना। तो देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे वैल्यू निकाल देंगे सभी की। देखो इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इसके साथ, तो हमें सभी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो ये होता है A1, ये है B1, ये C1, A2
B2 C2। तो देखो सभी की वैल्यूज हमें मिल गई। तो अब हम रेशियो निकालेंगे ये दोनों का, A1/A2, B1/B2, C1/C2, इन तीनों का। देखो A1/A2 એટલે 9/18, B1/B2 यानी 3/6, C1/C2 यानी 12/24। ऐसे तो देखो यहाँ पे 9 ऐसे 18 हो जाएगा, ऐसे 1/2। फिर 3 2 6 यानी कि 1/2, यहाँ भी 12 2 24, यहाँ भी 1/2 आ गया। तो देखो फ्रेंड्स, तीनों की तीनों वैल्यू सेम हो गई, तीनों की तीनों ही। तो क्या होगा, ये देखो तीनों की तीनों सेम हुई तो हमारा मिल गया कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। हमारा आ गया आंसर। अब देखते हैं थर्ड वाला। डियर फ्रेंड्स, आपको ऐसे बाजू बाजू में नहीं लिखना है, ठीक है। मैं तो थोड़ा पेज बचा रहा हूँ इसलिए, पर आपको तो नीचे के नीचे ही लिखना है, ठीक है। देखो हियर, यहाँ भी ये सभी की वैल्यू निकाल देंगे, A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो देखो 6 - 3 10, 6 - 3 10, 2 - 1 9, 2 - 1 9। अब हम रेशियो निकालेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों का रेशियो। देखो A1/A2 यानी 6/2, ऐसे B1/B2 यानी -3/-1, ऐसे C1/C2 यानी 10/9, ऐसे। देखो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3/1, यहाँ पे 3 बचा, 10/9 यानी ऐसा ही रहेगा 10/9। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई, थर्ड वाली कुछ अलग दिखती है। देखो ये दोनों सेम है, फर्स्ट A1/A2 और B1/B2 सेम है, पर ये C1/C2 कुछ अलग आ गया, डज नॉट इक्वल टू ये हो गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमारी ये दोनों जो है ना इक्वेशंस की जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये मिलेगी पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे लिख देंगे, गिवन लीनियर इक्वेशंस, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशंस आर पैरेलल, ऐसे पैरेलल हो गई। ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो दिस वन फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। डियर फ्रेंड्स, हमने जो आगे किया ना बस वही करना है। देखो जो किया ना सभी वही करना है, बट ये से वेरीफाई हो गया तो बस ऐसे कह देना है कि हमारा जो दो लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है। ये हुआ तो कह देंगे कंसिस्टेंट, और ये हुआ तो कह देंगे इनकंसिस्टेंट, बस। तो देखो फटाफट कर लेते हैं। हियर A1 B1 C1, A2 B2 C2। यहाँ पे देखो 3 2 5, 3 2 5, 2 - 3 7, 2 - 3 7। तो चलो हमें सभी की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब रेशियो निकालते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो देखो क्या है, A1/A2 यानी 3/2, B1/B2 यानी 2, B2 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 5, C2 की वैल्यू 7, ऐसे। तो अब ध्यान से देखो, तीनों की तीनों वैल्यू क्या आ गई, तीनों की तीनों डिफरेंस है, कोई की इक्वल टू में कभी नहीं आ रहा। देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये भी 5 और 7 इक्वल टू में ये एक भी नहीं है।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भैया A1/A2 B1/B2 C1/C2 डज नॉट इक्वल टू है ऐसे ये वाला देखो A1/A2 यहाँ पे B1/B2 दोनों इक्वल टू में नहीं है। अब ये वाला मत बोल देना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आप इनकंसिस्ट बोल सकते हो। तो हमें ये वाला यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। देखो तो हमारा जो ये दोनों इक्वेशंस है ना, वो क्या हो गई, कंसिस्टेंट। हम लिख देंगे गिवन लीनियर इक्वेशंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, आर कंसिस्टेंट। आ गया हमारा आंसर। तो देखो थर्ड वाला यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, हियर A1 की वैल्यू आ गई 3/2, B1 की वैल्यू आ गई 5/3, C1 की वैल्यू आ गई 7, A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10 और C2 की वैल्यू आ गई 14। अब हम रेशियो निकाल देंगे ऐसे, C1/C2। देखो तीनों का रेशियो, A1 की वैल्यू क्या है, देखो 3/2 ऐसे, A2 की वैल्यू है 9, B1 की वैल्यू क्या है, देखो 5/3, B2 की वैल्यू है -10, C1 की वैल्यू है देखो 7, C2 की वैल्यू है 14। तो देखो यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा ऐसे, 1/-10, और ये तो 7/14 यानी 1/2। देखो यहाँ पे 3 × 9 यानी 3 कटा, तो 3 × 2 = 6, 1/6, 5 × 2 = 10 यानी 5 से 5 कटा, तो 3 × 2 = 6 और ये माइनस बचा उसका -6 ऐसे। देखो तीनों की तीनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो इक्वल टू में नहीं है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये भी इक्वल टू में नहीं है, देखो 1/2 है, तो डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो क्या होगा, देखो हमारी कंडीशन नंबर 1 ये रही। इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हमें C1/C2 तो नहीं दिया है, ऐसे ऐसे तो देखो ऐसा ये दोनों ही है, और भैया ये दोनों है तो ये दोनों, ऐसा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, ये वाली, ये दोनों इक्वल टू में नहीं है ना, हाँ नहीं है, तो ऐसा हम बोल देंगे कि गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, ये सेटिस्फाई हुई तो क्या हुआ, कंसिस्टेंट। तो लिख देंगे कंसिस्टेंट ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। डियर फ्रेंड्स, यहाँ तो आगे किया ना, बस वही तो करना है। यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वेशन कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है, वही तो बताना है। और देखो कंसिस्ट हुई तो हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफ की मदद से निकालना है, और इनकंसिस्ट हुई तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, इनकंसिस्ट में तो नो सॉल्यूशन होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम पहले तो आगे किया ना, कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट, वो हम पता लगा लेते हैं पहले। हियर A1 A2 B1 B2 C1 C2, यहाँ पे सभी की वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं पहले। देखो 1 1 5 1 1 5 ऐसे, 2 2 10 2 2 10 ऐसे, सभी की वैल्यू हमें फाइंड कर ली। अब हम रेशियो निकालेंगे। देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1/A2 यानी 1/2 होगा, B1/B2 यानी 1/2 होगा, C1/C2 यानी 5/10 होगा। 5/10 यानी 5 से 5 कटेगा तो 1/2 ही मिलेगा ऐसे। तो आप देख सकते हो
तीनों की तीनों वैल्यूज कैसे इक्वल टू में आ गई। देखो 1/2 1/2 1/2, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो क्या हुआ, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कैसी हो गई। देखो ये सेटिस्फाई हुआ, तीनों की तीनों इक्वल टू में, तो क्या हुआ, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इसके ऊपर से आप आसानी से बता सकते हो। हमें सॉल्यूशन ढूंढना है तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, पर हमें ग्राफ की मदद से ढूंढना है। तो देखो हम ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे ना तो ऐसा होगा, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी, ऐसे एक एक जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी, ऐसे ग्राफ हमारा होगा। तो देखो हम ग्राफ भी हमें ड्रॉ कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये दोनों का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले x की जगह पे मैं 0 ले लेता हूँ तो y मुझे 5 मिलेगा। y की जगह पे मैं 0 ले लेता हूँ तो मुझे x 5 मिलेगा। देखो यहाँ पे 0 ले तो x 5 मिला। ऐसे ही देखो मैं y की जगह पे यहाँ पे 0 ले लेता हूँ तो देखो ये 0 होगा। अब 2 नीचे चला जाएगा तो 10/2 क्या होता है, 5। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 5। x की जगह पे मैं 0 ले लेता हूँ तो ये 0, 2 नीचे चला जाएगा 10 के नीचे तो 10/2 5 होता है, तो y की वैल्यू मुझे 5 मिल गई। ऐसे तो देखो अब हम इसके ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो देखो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ले लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पे 5। देखो 0 5, x 0 और y 5 लेना है। x यहाँ पे 0 और y एक्सिस पे यहाँ पे 5, यानी ये पॉइंट आ गया है। फिर यहाँ पे कह रहा है x 5 और y 0, x 5 लेना है और y 0, यानी ये पॉइंट आ गया है। तो इन दोनों के बीच में से एक लाइन खींच दूंगा, देखो ऐसे। अब देखो ये वाला x5 y0, यहाँ पे देखो x5 और y0 यही पॉइंट आ गया। देखो फिर देखो x0 y5, x0 है y5 ये पॉइंट आ गया। देखो इसकी भी लाइन कैसे होगी, इसके ऊपर ही होगी। देखो मैं दूसरी पेंसिल के साथ दिखाता हूँ। ये दोनों पॉइंट की वैल्यू, इसकी जब वैल्यू होगी ना इसके ऊपर से ही निकलेगी। इसकी जो रेखा होगी वो लाइन इसके ऊपर से ही निकलेगी, यानी मैंने आपको बताया था ऐसे ऊपर ही आएगी हमारी दोनों लाइंस एक दूसरे को। तब सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, बहुत सारे। देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट पे काट रही है। देखो ये ऐसे होती तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता, पर यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। देखो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना है, गिवन linear equation have कितने, infinite solution, infinite solutions, ऐसे मैंने ढूंढ लिया। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ भी हम सेम ही ऐसा करना है। देखो हियर a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी की वैल्यूज हम निकाल देते हैं। देखो 1 -1 8, 1 -1 8, 3 -3 16। देखो मैंने सभी की वैल्यू निकाल दी। अब हम रेशियो निकालेंगे तीनों का, तो c1/c2, ऐसे मैंने a1/a2 यानी 1/3, b1/b2 यानी -1/-3, c1/c2 यानी 8/16। 1/3 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा क्योंकि 8 2 16 होता है, तो 8 से 8 कटेगा तो 1/2।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि ये दोनों की वैल्यू सेम आ गई और इसकी डज नॉट इक्वल टू में ऐसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 ऐसे हो गया। ये दोनों की वैल्यू सेम और इसकी थोड़ी डिफरेंट आ गई, तो ये क्या होगा, ये वाली कंडीशन पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट। तो लिख देंगे गिवन लीनियर इक्वेशंस आर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। फ्रेंड्स हमें देखो इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। देखो नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट में, हमारा ग्राफ ऐसे आएगा। हमें ग्राफ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें देखो शुरू में ही बोला है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन दी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट हो तभी हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पे देखो क्या आ गया हमारा, इनकंसिस्टेंट आ गया, तो बस यही हमारा आंसर आ गया, इसके आगे हम कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी देखो, पहले तो हम हियर सभी की वैल्यू निकाल देंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी की। तो यहाँ पे देखो 2 4 1 -2 ऐसे, c1 ऐसे नहीं, c1 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -4। अब हम रेशियो निकाल देंगे a1/a2 को, b1/b2 का, c1/c2 का। ऐसे ही देखो a1/a2 यानी 2/4, b1/b2 यानी 1/-2, c1/c2 यानी -6/-4 ऐसे। तो क्या होगा 1/4 यानी 1/2, 1/, यही होगा 1/-1/-2। तो तीनों की तीनों वैल्यू डिफरेंट आ गई। देखो तीनों की तीनों वैल्यू a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये दोनों डिफरेंट है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। तो देखो क्या होगा, ये वाला होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, कंसिस्टेंट, वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, ये सेटिस्फाई हुआ तो क्या कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अब देखो कंसिस्टेंट है तो इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो ग्राफ की मदद से पहले तो हम इसका आंसर निकाल दे। फ्रेंड्स मैं ऐसे साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, आपको नीचे ही लिखना है। ऐसे मेरे जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, बट आपको नीचे ही लिखना है। यहाँ पे दोनों इक्वेशन में लिख देता हूँ, 2x + y - 6 = 0। दूसरा है 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ पे x y तो देखो अब हम x और y की ये कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे x 0 ले लेता हूँ, x मैंने 0 ले लिया। तो देखो -6 को इस साइड भेज दो तो y 6 मिल जाएगा ऐसे। अब मैं y को 0 ले लेता हूँ, ये 0 मान लेता हूँ। तो देखो 2x ये 0, तो मुझे 2x 6 को उस साइड भेज दो, यहाँ पे 2 को ऐसे, यानी 3 2 ज़ा 2 से 2 कटा तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 3। तो यानी मैंने लिख दी। ऐसे ही हम ये दोनों निकाल देंगे। देखो यहाँ पे मैं y0 ले लेता हूँ, y0 ले लिया तो क्या हुआ 4x ये 0 એટલે -4 = 0। 4x = 4 इस साइड को इस साइड भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी x = 4/4। 4 से 4 कटा तो क्या बचा 1, तो x = 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1। ऐसे ही मैं x 0 ले लेता हूँ। तो देखो ये 0 हो गया, तो देखो ये 0 हो गया तो -2y - 4 = 0 ऐसे। तो ये -2 को मैं इस साइड भेज देता हूँ,
तो +2y हो जाएगा, 2 को नीचे ला दो ऐसे, तो मुझे y की वैल्यू मिल गई -2, -2। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ मैंने पहले से ही लिख रखा है, देखो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। 0 और 6, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 6, यानी ये वाला पॉइंट, तो ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे 0 और 3, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 0 और एक्स एक्सिस पे हमारा 3, तो ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है। इसके अंदर मैंने ऐसे लाइन खींच दी पूरी। अब देखो ये वाली 1 0, एक्स एक्सिस पे क्या है 1 और वाई एक्सिस 0, यानी ये वाला पॉइंट हमारा। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई 0, ये पॉइंट। अब हम दूसरा वाला पॉइंट देखो, एक्स 0 और वाई -2, एक्स 0 यहाँ पे होता है और वाई -2 यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट में से मैं ऐसे लाइन खींच दी, तो ये मुझे मिल गई। तो देखो ये दोनों लाइंस इस जगह पे एक दूसरे को काट रही है, तो ये पॉइंट क्या है 2 2, ये देखो 2 2, तो हमारा आंसर ये मिल गया 2 2। यानी हम ऐसे लिख देंगे, आपको ऐसे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है ये वाला कि गिवन लीनियर इक्वेशंस सॉल्यूशन आर क्या है, x = 2 और y = 2। x मुझे 2 मिला यहाँ पे और y भी 2 मिला। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो पहले तो मैंने सभी की वैल्यूज को ढूंढ लिया, a1 a2 b1 b2 c1 c2, और उसके बाद क्या करेंगे, हम रेशियो निकाल देंगे। देखो तीनों का तीनों मैंने रेशियो निकाल दिया, इसका 1/2, b1/b2 का 1/2, c1/c2 का 2/5। तो देखो ये दोनों इक्वल टू में आ गए और ये डज नॉट इक्वल टू में, तो ऐसा मैंने लिख दिया, ये दोनों इक्वल टू में, ये डज नॉट इक्वल टू में, c1/c2। तो देखो ऐसी कंडीशन कब होती है, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट पे, तो ऐसे मैं लिख दूंगा गिवन लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्ट। जब इनकंसिस्ट हुआ तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, तो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्या है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान लगा कर देखना है, क्योंकि ये हमारे जो बुक वाले हैं ना, वो भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस डाल देते हैं ना, तो बच्चे ऐसे डर जाते हैं, बहुत स्कैर हो जाते हैं। देखो 90% स्टूडेंट यहाँ पे क्या सोचेंगे, ये जो विड्थ है ना वो हमें दी है 36 मीटर, विड्थ इज 36 मीटर और लेंथ इज 4 मीटर, ऐसा सोचेंगे। बट ऐसा नहीं है। ये देखो क्या किया है हमारे बुक वालों ने, देखो ये पूरा सेंटेंस था ना, ये पूरा सेंटेंस ये और ये और ये, इसके बीच में ये घुसेड़ दिया है, ये वाला, ये पूरा इतू सा घुसेड़ दिया है बीच में। यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ये घुसेड़ दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर ये इसका सेंटेंस खत्म किया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अब ऐसे पूरा समझना और उसके बाद आंसर गिनना शुरू करना। ठीक है, तो देखो क्या है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी हमारे पास ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है, यहाँ पे ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर गार्डन है, और क्या बोला, हाफ पैरामीटर इज 36 मीटर, ऐसा बोला है, हाफ पैरामीटर इज 36 मीटर ऐसा। और इसके बीच में जो घुसेड़ा है ना वो क्या है, देखो हु लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ है ना, लंबाई, वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, यानी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, ऐसा हमें बोला है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, डायमेंशन यानी लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ को हमें फाइंड करना है। तो लेंथ को बोल देता हूँ मैं x, विड्थ को बोल देता हूँ मैं y, ऐसे। तो ये हमें
एक्स और वाई की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो ये हमने माना, ये हम लिख देंगे, लेट द रेक्टेंगुलर garden's length is x और width is y। ठीक है बच्चों, मैंने जो रेक्टेंगुलर गार्डन था उसकी लेंथ को मैंने x बोल दिया, विड्थ को y बोल दिया। अब देखो अंदर जो ये लिखा है ना, उसमें से हम इक्वेशंस निकालते हैं। कैसे निकलेगा देखो, सबसे पहले हाफ दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर क्या होता है, तो जो पूरा पेरीमीटर होता है ना उसका आधा, यानी कि 1/2 पूरा पेरीमीटर, फुल पेरीमीटर। यहाँ पे पेरीमीटर यानी कि वो लंबाई, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से इतुसा प्लस इतुसा प्लस इतुसा प्लस इतुसा, ऐसा आएगा। तो देखो x प्लस वाई, यहाँ भी रेक्टेंगल है ना तो साम सामे की बाजुएं सेम होगी, तो यहाँ पे y होगा और यहाँ पे भी x होगा। ऐसे सामने सामने की बाजुएं सेम होगी, तो देखो यहाँ से चलना शुरू किया तो x y ऐसे, तो 1/2 फुल पैरामीटर मीन्स x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे देखो 1/2, 2x हो गए, 2y हो गए, तो क्या हुआ देखो, 2 कॉमन निकाल देते हैं ऐसे, तो 2 से 2 कटा, तो क्या x प्लस वाई हमें मिल गया। अब देखो हाफ पैरामीटर की वैल्यू हमें दी हुई है पहले से ही, देखो हाफ पैरामीटर इज 36 मीटर्स, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने 36 मीटर दी हुई है। तो मैंने इसके ऊपर से फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन था ना वो मिल गया, देखो ये वाला फर्स्ट इक्वेशन हमारा। अब हम सेकेंड वाला निकालते हैं, ये जो बीच में घुसेड़ा है ना उसके ऊपर से, सॉरी फ्रेंड्स ऐसा नहीं बोल सकते, बट हमारे चौपड़ी वाला ऐसे करते हैं, क्या करें। ये जो बीच में है ना उसके ऊपर से अब हम सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। हु लेंथ इज 4 मीटर 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी हमें लेंथ को क्या बोला है, लेंथ को हमने बोला है x, लेंथ है हमारी x, यानी लेंथ विड्थ, विड्थ को बोला है y। दोनों के बीच में मैं इक्वल टू लिख देता हूँ। देखो लेंथ इज 4 मीटर मोर, यानी लेंथ क्या है 4 मीटर ज्यादा है, यानी लेंथ का पलड़ा ऐसा भारी है, लेंथ का पलड़ा भारी है। तो हमें विड्थ को भी दोनों के इक्वल टू लाने के लिए विड्थ को भी 4 से ऐड करना पड़ेगा ना, तो देखो मैंने 4 ऐड किया, अब जाके दोनों इक्वल टू में हो गए, लेंथ और विड्थ दोनों। तो देखो दूसरा इक्वेशन भी मुझे मिल गया ये वाला। तो देखो दोनों इक्वेशंस के ऊपर से अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे ग्राफ की मदद से। तो देखो ग्राफ कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे मैं y0 ले लेता हूँ, y0 तो x की वैल्यू मुझे 4 मिल गई, x0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी -4, ये +4 को उस साइड भेज दो तो -4 ही होता है ना। तो ऐसे कितना इजी था। यहाँ पे भी देखो x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 18, तो y की क्या मिलेगी, y की भी 18 ही मिलेगी। देखो क्योंकि मैं साइड में ऐसे गिन लेता, साइड में नहीं नीचे ही गिन लेता हूँ। देखो ऐसे एक्स्ट्रा वर्क है यहाँ पे, 36 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे 18 लिख देता हूँ, तो 36 माइनस 18 इक्वल टू वाई, तो 36 माइनस 18 क्या 18 आता है, तो ये हमारा वाई मिल गया 18।
देख लो। अब देखो x की वैल्यू में लेता हूँ 20, तो देखो 36 माइनस 20 क्या हुआ 16, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 16। तो देखो इनके ऊपर से, इन दोनों के ऊपर से अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरह का आएगा। देखो मैं समझाता हूँ, देखो फ्रेंड्स टेंशन मत लेना। देखो x क्या है 18 और y 18, तो पहले हम ये पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। 18 यानी यहाँ पे आएगा 16 17 18, कुछ इस साइड आएगा 18, और यहाँ भी 18 या इस पॉइंट पे होगा। ठीक है बच्चों, x की जगह पे 18 यानी इस जगह पे, और y की जगह पे भी 18 है यानी इस जगह पे, तो दोनों को यहाँ पे मिलता है, तो मैंने पॉइंट ले लिया 18 और 18। अब देखो x क्या है 20, y 16, x की जगह पे यहाँ पे 20 और y को 16 के साथ ये रहा ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मिल गया। अब इसके ऊपर से मैं लाइन पूरी खींच दूंगा ऐसे, ये दोनों पॉइंट के ऊपर से ऐसे पूरी लाइन मैंने खींच दी, और उसका नाम भी मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 36। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब हम इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। x क्या है 4, y 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, यहाँ पे अपना 4 0 पॉइंट मिल गया है, ये वाला पॉइंट। अब देखो x 0 y माइनस 4, x 0 है यहाँ पे और y माइनस 4 यहाँ पे है, तो हमारा ये भी पॉइंट मिल गया 0 माइनस 4 वाला। तो इन दोनों में से मैं ऐसे लाइन खींच दूंगा, देखो ऐसे लाइन खींच दूंगा पूरी की पूरी, और ये दोनों लाइनें जो मैंने खींची वो एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, ये वाले पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट क्या था 20 और 16, तो हमारा x और y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या है 20 और y की 16, ऐसे यहाँ पे नीचे लिख देंगे। हैंस हमारा x की वैल्यू, x क्या था लेंथ था, लेंथ इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या 20, विड्थ y इक्वल टू, विड्थ y क्या था 16, तो 16, ये हमने दोनों की वैल्यू ढूंढ ली, लेंथ और विड्थ दोनों की। तो देखो बच्चों मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इस एग्जांपल में करवाता हूँ, इस एग्जांपल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें डायमेंशन ऑफ गार्डन वो ढूंढना है, यानी कि x और y की वैल्यू ढूंढनी है, लेंथ और विड्थ। वो हमें ऐसे बताया तो नहीं कि ग्राफ ड्रॉ करके, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके और एक्स वाई की वैल्यू ढूंढिए, ऐसा तो हमें नहीं बताया। देखो यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं है। तो हम किसी भी टेक्निक का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे क्यों करवाया, मैंने ऐसे क्यों करवाया, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ यही एक ही टेक्निक सीखी है, ग्राफ की मदद से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। दूसरी टेक्निक सीखना बाकी है। तो देखो अब अगर दूसरी टेक्निक सीख जाओ, उसके बाद इस एग्जाम्पल को उस टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हो। इस एक्स और वाई की वैल्यू को उस एक टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं थोड़ा दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो x इक्वल टू में है ना, ये मैं इसके अंदर रख देता हूँ। देखो इसके अंदर पूरा x की वैल्यू, तो देखो 36, x की वैल्यू में y प्लस 4 रख दी ऐसे, और y तो पहले से ही था ही, तो देखो 2y, 4 को इस साइड भेज देता हूँ तो -4, तो 32 इक्वल टू 2/y, यानी 32/2 इक्वल टू y। तो यहाँ पे y मुझे 16 मिल गया। देखो ये y की वैल्यू मैं इसके अंदर रख दूंगा ना, तो मुझे x मिलेगा। देखो यहाँ पे y की वैल्यू जो 16 मिली वो मैं यहाँ पे रख दूंगा, 16 प्लस 4 यानी x 20 मिल गया। कितना इजी था। देखो आप कहाँ ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर, ऐसे पॉइंट लिखते, ग्राफ ड्रॉ करके और x और y की वैल्यू निकाल दे, ये कितना इजी था। देखो यहाँ पे x यहाँ इस पे अंदर रखो y मिल जाएगा, ये y की वैल्यू यहाँ पे रखो तो मुझे x मिल जाएगा। कितना इजी था। तो हम जब 3.2 करेंगे ना, तो हमें ऐसे इक्वेशंस आने वाले हैं, दो ऐसे इक्वेशंस दिए होंगे, उसमें से हमें ऐसा ऐसा करके
एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो क्या है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो हम 1 मार्क्स में और एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही छोटा है। तो अब 1 मार्क्स के ध्यान में मद्देनजर रखते हुए इसको देखना। ठीक है, 1 मार्क्स में क्या है देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस वन, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन। यानी कि हमें दूसरी ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिससे हमारी जो इन दोनों की जो ग्राफ ड्रॉ करो ना, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो, इंटरसेक्टिंग लाइन मिले। ऐसी हमें किसी दूसरी लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ पर भी ऐसे किसी दूसरी लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है, जिन दोनों का ग्राफ कीजिए तो हमें ये मिलेगा पैरेलल लाइन। यहाँ पर भी ऐसे करना है, जिनका ग्राफ करने के बाद हमें ये मिले कोइंसिडेंट लाइन। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, जब ये सेटिस्फाई होता है तब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो ये सेटिस्फाई होता है, तो देखो यहाँ पे मैं ऐसा इक्वेशन लिखूँगा जो इसका सेटिस्फाई करे, इसका पालन करे। देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस वाई। यहाँ पे देखो C2 की यहाँ पे कोई ऐसे झमेला नहीं है, पे C2 कुछ भी लिख दो, +1 = 0। यहाँ पे A2 और B2 की वैल्यू हमें ध्यान दे के लिखनी पड़ेगी। देखो दोनों इक्वल टू में ना आए ना, इस तरह से लिखनी पड़ेगी। ये दोनों, इसका रेशियो इक्वल टू में ना आए ना, इस तरह के लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे 5 लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 7। तो देखो अब जब ये रेशियो आप निकालोगे, देखो मैं साइड में निकाल के दिखाता हूँ, 2/5 और 3/7। तो क्या आ गया, डज नॉट इक्वल टू आ गया। तो ये हमारे ग्राफ की, जब इसका ग्राफ निकालोगे तो इंटरसेक्टिंग होगा, ऐसे ही। तो फ्रेंड्स यही हमको फाइंड करना है। आप अपने बुक में लास्ट वाला आंसर देखोगे ना, तो अलग हो सकता है, दूसरा हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे कांस्टेंट उन्होंने कहीं अलग लिए हो, ये कांस्टेंट उन्होंने कहीं अलग लिए हो, ऐसे कोई हो सकता है। आप कितने सारे यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो इक्वेशन, जिसको ये दोनों का जब हम ग्राफ करें तो ये मिले, ये दोनों का ग्राफ करें तो हमें ये मिले। ऐसे कई सारे मिल सकते हैं, हमने ये ले लिए। इसलिए आपको टेंशन मत आ जाना कि हमारा बुक में आंसर गलत है या फिर ये आंसर गलत है। ठीक है बच्चों, कोई सभी आंसर सेम ही है। अब देखो यहाँ पर भी मैं ऐसे +y = 0। देखो पैरेलल लाइन कब होती है, पैरेलल लाइन यहाँ पे होती है। इन दोनों की वैल्यूज़ हमें सेम रखनी चाहिए और इसकी वैल्यू मुझे अलग मिलनी चाहिए, ऐसा है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे 2/4 लिख लेता हूँ, 3/6 ले लेता हूँ और -8 यहाँ पे +3 लिख देता हूँ। अब देखो इसको वेरीफाई कीजिए, 2/4, 3/6 -8/3। देखो 1/2 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी देखो 1/2 मिलेगा। ये दोनों इक्वल टू में, ये डज नॉट इक्वल टू में आ जाएगा। देखो ये 1/2 इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो इसका सेटिस्फाई हुआ। तो जब इन दोनों की हम ड्राइंग करेंगे, ग्राफ करेंगे, तो ये मिलेगा पैरेलल लाइन। ऐसे मैं ये लिख लेता हूँ। कोइंसिडेंट में क्या, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। 4x + 6y - 16 = 0। अब देखो यहाँ पे हम सेटिस्फाई भी करवा लेते हैं। देखो 2/4, 3/6 -8/-16। देखो 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी 1/2 आ गया। देखो तीनों की वैल्यू सेम आ गई यहाँ पे, तो तीनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे कोइंसिडेंस लाइन यहाँ पे मिल गई इजीली। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या है देखो, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस दिस वन और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट। पहले तो हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों इक्वेशंस का। उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म, यानी कि ये दोनों इक्वेशन है ना, वो
और एक्स एक्सिस, इन तीनों की जो लाइंस मिलेगी ना वो हमें ट्राइंगल देगी। यहाँ पे क्या, यहाँ ये रहा देखो, ट्राइंगल देगी। यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ पे ट्राइंगल देगी ऐसा कुछ। एक्स एक्सिस एंड शेड दी ट्राइंगुलर रीजन, ऐसे शेड करना है, ऐसे यहाँ पे डार्क करना है। और कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स, यानी ये जो 1 2 और 3 यहाँ पे जो ऑर्डर पैड मिलेगी, एक्स वाई ऑर्डर पैड, एक्स वाई ऑर्डर पैड, एक्स वाई, इन तीनों की ऑर्डर पैड यानी कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड करना है। कुछ ऐसे हमें काम करना है। तो पहले तो हम ये दोनों जो इक्वेशंस है उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना y0 ले लेता हूँ, तो x मुझे क्या मिला, -1। यहाँ पे y0 है और ये 1 को मैं इस साइड भेज दूंगा तो -1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1 ऐसे ही। तो देखो अब मैं x0 ले लेता हूँ, x0 ले लिया तो इस y को इस साइड भेज दे तो y इक्वल टू 1। अब मैं y0 ले लेता हूँ तो क्या हुआ देखो, 12 उस साइड भेज देगा तो +12 हो जाएगा और 3 नीचे आएगा तो 12/3 यानी 4। ऐसे ही मैं x0 ले लेता हूँ तो क्या बचा देखो, 12 उस साइड भेज देंगे तो +12 हो जाएगा और 12 के अपॉन ये 2 आ जाएगा तो 6 ऐसे। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे ऐसे। आपको ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। मैं ये ले लेता हूँ, चलेगा। वन 2 3 4 5 6 7 -1 -2, यहाँ पर -1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मैंने लिख दिया। देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे -1 y0 x -1, y एक्सिस ये रही, x एक्सिस ये रही, y की जगह पे यहाँ पे 0 और x क्या है -1, तो ये पॉइंट आ गया पहला। दूसरा वाला पॉइंट क्या है देखो, मैं पेंसिल से करता हूँ, x0 और y1, x एक्सिस पे 0 और y1 ये वाला, तो ये दूसरा पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में से मैं एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे ही, ये हमारी मिल गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 वाली लाइन ये। अब ये वाली देखते हैं, देखो x4 और y0, x एक्सिस पे ये 4 आ गया है और y 0 है, यानी यही हमारा पॉइंट आ गया है। और x एक्सिस पे 0 और y 6, x एक्सिस पे 0 ये रहा और y में 6 बढ़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी ये रहा। तो इन दोनों में से निकलती हुई मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ठीक है बच्चों। इसका नामकरण भी कर देता हूँ, ये वाला 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 ऐसा। तो देखो ये दोनों लाइन एक ट्राइंगल बना रही है ना, ये देखो ये और तीसरी क्या बोला था हमने, देखो एक्स एक्सिस, ये तीसरी जो एक्स एक्सिस है ना, ये तीनों लाइन ये एक ट्राइंगल बना रही है ये एक। तो उसको हमें क्या शेड करना है, ऐसा शेड करना है, कोई बात नहीं हम कर देंगे। देखो तो देखो मैंने शेड कर दिया ऐसे पूरा का पूरा। और दूसरा काम क्या करना था, तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखो x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0 है तो ये, और यहाँ पे x -1 है, y 0 है तो ये दोनों तो मिल गए आपको। ये आपको थोड़ा मैंने ऐसे
थोड़ा ग्राफ पेपर पे नहीं दिया ना, इसलिए थोड़ा आगे पीछे होगा, बट आपको दिख जाएगा। देखो ये पॉइंट ऐसे x हमारा 2 है और y हमारा आपको थोड़ा y3 मिलेगा ऐसे। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा था कि अब ग्राफ पेपर में ही काम करना। ठीक है, तो हमारा ये कोऑर्डिनेट्स भी मिल गया 2 3, तो तीनों की तीनों ऐसे साइड में लिख देंगे। नीचे मेरे नीचे जगह बची नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी ट्रायंगुलर रीजन आर, तीनों की तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। देखो 4 0, फिर ये -1 0, फिर ये 2 3, ऐसे तीनों की तीनों मैंने लिख दिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 होती है फिनिश। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो भेज देना। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।